हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है बैंक और बैंक पे आधारित कुछ प्रश्न। भारत में बैंक की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले बैंक भारत में कौन थे? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और बैंकों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और बैंकों के कार्य क्या हैं? फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को यानी आज ही के दिन देश में ऐसा ऐतिहासिक काम किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसने पूरे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। और वह काम था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 से पहले भारत में निजी बैंक थे। और फ्रेंड्स, निजी बैंकों का मुख्य उद्देश्य हमेशा होता है पैसा कमाना, जिस कारण से वे न तो सस्ता ऋण देते हैं अपने कस्टमर को और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं जो आधुनिक भारत में बैंकिंग प्रणाली है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स, जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली है इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी ब्रिटिश राज में। और ब्रिटिश राज में सबसे पहले 3 बैंकों की शुरुआत हुई। वो थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 1955 में इन 3 बैंकों का विलय कर एक नए बैंक के रूप में स्थापित किया गया और इस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। तो माना जा सकता है कि भारत में इंपीरियल बैंक की स्थापना 1955 में हुई। फ्रेंड्स, इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है रिजर्व बैंक, जिसकी कमांड सारे अन्य बैंकों पे रहती है और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस वक्त ये बैंक देश के बड़े औद्योगिक घराने के लोग चला रहे थे। तो इन बैंकों के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के पीछे जो वजह थी, व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाली क्लास बैंकिंग नीति। और इसमें बैंक केवल धनपति, जो मतलब पैसे वाले लोग होते थे, उनको ही ऋण देते थे और बैंकिंग सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराते थे। और राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्लास बैंकिंग मास बैंकिंग में बदल गई थी और जो इसकी शाखाएं थी वो ग्रामीण क्षेत्रों तक उनका व्यापक रूप से प्रसार हो गया था, जो कि पहले केवल शहरों तक ही सीमित थी। राष्ट्रीयकरण करने से जगह जगह बैंकों की बहुत सारी शाखाएँ खुलने लगी थी। फ्रेंड्स, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो फ़ायदा हुआ कि बैंकों में इसके बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लग गया और जो ये पैसा इकट्ठा हुआ उसको बांटा गया प्राथमिक सेक्टर में, छोटे मोटे उद्योगों में, कृषि कार्यों में और ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर्सों में। दूसरा इससे जो फ़ायदा हुआ, इसमें जो छोटे किसान थे, कारोबारी थे, निर्यात के संसाधन बढ़ गए थे और उन्हें भी उचित रूप से वित्तीय सेवाएं मिलने लग गई थी। और इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को दिशा निर्देश दिए कि लोन पोर्टफोलियो में उन्हें 40% कृषि लोन देना ही होगा और इसके अलावा प्राथमिक प्राप्त अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ भी लोन उनके द्वारा बांटा जाना चाहिए। और इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के साधन स्रोत प्राप्त हो गए। तो फ्रेंड्स, इन सारे तथ्यों के आधार पर ये कहना सही होगा कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वह देश हित के लिए उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम था और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश का चहुमुखी विकास हुआ और जो आज तक भी जारी है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।